सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी, ये सदैव ही इतिहास का एक ज्वलंत प्रश्न रहा है, क्योंकि हमें फारसी एवं हिंदू जैन ऐतिहासिक लेखन से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में विभिन्न वृत्तांत प्राप्त होते हैं। यदि आप सम्राट पृथ्वीराज के मृत्यु के रहस्य के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के संबंध में जो जनसामान्य में सर्वप्रचलित मान्यता है, वो पृथ्वीराज रासों पर आधारित है, जिसके अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गजनी में हुई थी। यही नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाणों का प्रयोग कर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान सुल्तान मोहम्मद गौरी का वध कर अपने राजकवि चंद वरदाई के सहयोग से आत्मदाह किया था। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गौरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का संस्करण मूल पृथ्वीराज रासों का भाग नहीं है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है। यद्यपि ऐसा ही वृत्तांत हमें पृथ्वीराज प्रबंध में भी मिलता है, जिसके अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन के युद्ध में पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी अजमेर के राजसभा में अपना दरबार लगाता है, जहां पर दृष्टिहीन सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक मंत्री उन्हें धनुष बाण दे देता है, ताकि सम्राट सुल्तान के दरबार में शब्दभेदी बाण का प्रयोग करके सुल्तान का वध कर दे। परंतु वही मंत्री पूर्व में ही सुल्तान को सूचित कर देता है। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने शब्दभेदी बाण की विद्या का प्रदर्शन मोहम्मद गौरी के राज दरबार में करेंगे, तो वास्तव में वो सुल्तान की हत्या करने का प्रयास करेंगे। जब सुल्तान को यह समाचार मिला, तो वो शब्दभेदी बाण के प्रयोग के दिन सुल्तान के सिंहासन पर स्वयं विराजमान न होकर एक मूर्ति रखवा देता है, और वह मंत्री सम्राट को राज सिंहासन पर वार करने के लिए शब्दों द्वारा निर्देश देता है, जिसके अनुरूप ही सम्राट अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और शत्रु पर बाण से प्रहार करते हैं। सम्राट का तीर सुल्तान की प्रतिमा का भेदन करते हुए आर पार हो जाता है। मंत्री के राष्ट्रद्रोह के कारण सम्राट का प्रयास विफल रहा एवं सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सम्राट को भूमि में जिंदा गाड़कर उनके सिर पर निरंतर पत्थर मारकर मौत के घाट उतारने के आदेश दे दिए, और इन्हीं पत्थरों के नृशंस घावों से सम्राट के मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज रासों एवं पृथ्वीराज प्रबंध के अतिरिक्त हमें सम्राट द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या करने अथवा हत्या का प्रयास कर विफल होने का उल्लेख कहीं और नहीं मिलता है। परंतु एक तथ्य जो इन दोनों सूत्रों से स्पष्ट है कि युद्ध भूमि में सम्राट की मृत्यु नहीं हुई थी और सम्राट को युद्धबंदी भी बनाया गया था। एक और हिंदू ऐतिहासिक काव्य हम्मीर महाकाव्य हमें सूचित करता है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को युद्धबंदी बना लिया था, तो सम्राट अन्न जल का त्याग कर देते हैं। वे मुसलमानों का दिया कोई भोजन ग्रहण नहीं करते। सुल्तान का एक सिपाह सलार गौरी को यह मशवरा भी देता है, आप सम्राट को स्वतंत्र कर दें, जैसे पूर्व में सम्राट ने आपको पराजित कर स्वतंत्र कर दिया था। परंतु मोहम्मद गौरी अपने सिपाह सलार का मशवरा तो मानता ही नहीं है, बल्कि सम्राट को दुर्ग में कैद कर देता है, जहां पर सम्राट की भोजन के अभाव में मृत्यु हो जाती है, जहां एक और सम्राट को बंदी बनाकर सुल्तान द्वारा मौत के घाट उतार देने का वर्णन हिंदू एवं जैन ऐतिहासिक ग्रंथ करते हैं। वही दूसरी ओर ऐसे भी ग्रंथ है जो सम्राट द्वारा सुल्तान की अधीनता में शासन करने के तथ्यों को भी उजागर करते हैं, जैसे कि प्रबंध चिंतामणि, जिसके अनुसार सुल्तान मोहम्मद गौरी अजमेर का सिंहासन सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सौंपकर गजनी लौट गया था। परंतु शर्त ये थी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अब शासन एक स्वतंत्र संप्रभु सम्राट के तौर पर नहीं, बल्कि गजनी के सुल्तान के सिपाह सलार की तरह चलाना होगा। उस समय तो सम्राट विपरीत परिस्थितियों के कारण खून का कड़वा घूंट पीकर ये शर्त स्वीकार कर लेते हैं। परंतु जब सुल्तान एक बार फिर अजमेर के दौरे पर आता है, तो वो एक चित्र देखता है जो उसकी दृष्टि में मुस्लिम कौम के लिए अपमानजनक था, जिसे देख उसका खून खौल उठा और उसका दीनी उन्माद जाग उठा, और उसने स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। ऐसा ही कुछ वृत्तांत हसन निजामी की ताज उल मासिर में भी उल्लेखित है कि सम्राट सुल्तान के अधीनता में शासन करने लगते हैं।
परंतु सुल्तान की अधीनता केवल एक औपचारिक स्वीकृति थी और बहुत जल्द सम्राट मोहम्मद गौरी के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। तब सुल्तान मोहम्मद गौरी विद्रोह को कुचलने के लिए अजमेर आता है एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान से बगावत करने के षड्यंत्र करने के जुर्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मौत की सजा सुनाई जाती है। हसन निजामी एवं प्रबंध चिंतामणि दोनों ही इस तथ्य का अनुमोदन कर रहे हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कुछ समय अजमेर पर सुल्तान के अधीन शासन करने के बाद हुई थी। अधिकतम इतिहासकार भी यही मानते हैं, क्योंकि इस तथ्य को स्वीकार करने का एक अन्य कारण भी है। अजमेर दिल्ली से पुरातत्वविदों को कई सिक्के मिले हैं जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के हैं, जिनके एक और तो सम्राट का नाम अंकित है, वही दूसरी ओर मोहम्मद गौरी का नाम अंकित है। इसी आधार पर इतिहासकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पुनः अजमेर की गद्दी पर बिठाने के थ्योरी में विश्वास करते हैं। हालांकि इतिहासकार राम वल्लभ सोमानी इस तर्क से असहमत हैं कि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अजमेर की गद्दी पर पुनः स्थापित करने का था और सम्राट ने उनकी शर्तें स्वीकार कर ली थीं। इतिहासकार सोमानी के अनुसार हमें जो सिक्के मिलते हैं उनका काल राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में लगाया जा सकता है, जब मोहम्मद गौरी ने अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसके कैदी थे, लेकिन भविष्य में हिंदू राजाओं के साथ युद्ध में उसकी विजय की कोई निश्चितता नहीं थी और गौरी ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि सम्राट को जीवित रखा जाए या मार दिया जाए। उसी काल में सुल्तान ने अजमेर दिल्ली से उन सिक्कों को मुद्रित करवाया जिनको इतिहासकार सम्राट द्वारा जारी किया हुआ मानते हैं, और बहुत जल्द ही जब स्थिति थोड़ी निश्चित हो गई तो मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को गद्दी पर बिठाया, जो अब भी बालक था। राम वल्लभ सोमानी ने अपने तर्कों के समर्थन में दो प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। वे हैं तबकाते नासिरी और तारीखें फरिश्ता। दोनों ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के दौरान नहीं बल्कि युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। इतिहासकार राम वल्लभ सोमानी ने यह तर्क भी दिया है कि ना ही उस कालखंड में अपने मान सम्मान के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले राजपूत राजाओं के लिए किसी अन्य राजा की अधीनता स्वीकार करना संभव है, वो भी एक विधर्मी इस्लामी शासक की, और ना ही जिहाद करने के लिए भारत आने वाले उन गजनी के सुल्तानों के लिए ये संभव है कि वो एक पराजित हिंदू राजा को सिंहासन सौंपकर वापस लौट जाए। यहाँ तक कि विवेचना से कुछ तथ्य तो स्पष्ट होते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु युद्ध में नहीं हुई थी, एवं एक ग्रंथ विरुद्ध विधि विध्वंस जो सम्राट की युद्ध भूमि में वीर गति का उल्लेख करता है वो सत्य नहीं है। दूसरा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक गजनी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया, अथवा वे मोहम्मद गौरी की सेना के बंदी बनकर रहे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई। संभवतः विद्रोह के बाद मोहम्मद गौरी के आदेश पर, या यह सच हो सकता है कि शब्दबेदी बाण की घटना विद्रोह के बाद हुई जब सुल्तान ने सम्राट को फिर से बंदी बना लिया। इसके अलावा यह भी संभव है कि इस बार सुल्तान सम्राट को बंदी बनाकर गजनी ले गया हो और शब्दबेदी बाण की घटना गजनी में घटित हुई हो। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि सम्राट को निशाना साधने में सफलता मिली हो या केवल एक कैदी के रूप में सम्राट की मृत्यु हुई हो, जैसे कि हम्मीर महाकाव्य ने बताया था। सत्य क्या है ये कहना जटिल है, परंतु मृत्यु के तथ्य को मुख्य दो संभावनाओं में संक्षेपित किया जा सकता है। सम्राट या तो मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए, अथवा मोहम्मद गौरी के कारागार में। अंततः इस विषय पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों बंधुओं से शेयर करें। अगर ऐसी ही तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।